फाइंड कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसके लिए वो कौन सी कंडीशन का होगा, स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा या काइनेटिक होगा, ये पता लगाना। ये तो स्मूथ है तो इसे तो कोई फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है यहाँ पे, लेकिन इस सरफेस पे जरूर करनी है। तो वो कंडीशन पता लगाना, फिर उसी कंडीशन के हेल्प से फ्रिक्शन फोर्स को निकालना, ये पूरा सिस्टम एज ए होल एक एक्सीलरेशन से चलेगा। ठीक, आपने देखा ये पूरा सिस्टम एक एक्सीलरेशन से चल रहा है, इसीलिए ये कंडीशन या तो स्टैटिक हो सकती है या लिमिटिंग हो सकती है फ्रिक्शन की। यहाँ तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी, स्मूथ है। तो यहाँ रिलेटिव स्लाइडिंग होने से ये कंडीशन काइनेटिक फ्रिक्शन की है। आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत स्पेशल सा केस फ्रिक्शन का। टू फाइंड कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स इन द गिवन सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। ये जो केस है इसमें बेसिकली स्पेशलिटी क्या है वो मैं बताऊं। पहले केस देखें। एक सरफेस पे, एक स्मूथ सरफेस है, उस पे एक प्लेटफॉर्म या आप कह सकते हैं एक ब्लॉक बड़ा सा ऐसे रखा हुआ है M2 मास का, और इसके ऊपर एक बॉडी प्लेस की हुई है। यहां तो स्मूथनेस है सरफेस में, लेकिन ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दिए हुए। अब यहां हुआ क्या कि एक फोर्स को इस ऊपर वाली बॉडी पे लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स। नतीजा ये होगा कि अब ये सिस्टम मूव करेगा। अब ये मूव कैसे करेगा ये मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है या फ्रिक्शन के लगने के तरीके पे। तो है क्या इसमें जो क्वेश्चन बनेगा या केस जो है उसमें यही कह रहे हैं क्या फाइंड करना है, टू फाइंड कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा उसके लिए वो कौन सी कंडीशन का होगा, स्टैटिक होगा, लिमिटिंग होगा या काइनेटिक होगा, ये पता लगाना। ये तो स्मूथ है तो इसे तो कोई फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है यहाँ पे, लेकिन इस सरफेस पे जरूर करनी है। तो वो कंडीशन पता लगाना, फिर उसी कंडीशन के हेल्प से फ्रिक्शन फोर्स को निकालना, और साथ ही साथ एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स का या जो बॉडीज हैं इनका एक्सेलरेशन फाइंड करना। अब एक्सेलरेशंस लिखा हुआ है तो हो सकता है इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो तो केसेस पे डिपेंड करता है या कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो वही हमें बारी बारी से डिस्कस करना है। तो पहले मैं आपको कंडीशंस दिखाता हूं किसकी, फ्रिक्शन की। वो ये देखिए, आप ये बताएं कि अगर मान लें इस पे एक फोर्स लगाया जाए ऊपर वाली बॉडी पे तो होगा क्या, आपको क्या लग रहा है, ये सिस्टम चलेगा कि नहीं? क्या कहा, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है? नहीं, चलेगा जरूर। क्यों चलेगा मैं बताऊं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम जो है बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है, रुका रहा है, हो ही नहीं सकता। इसलिए क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, स्मूथ होने से यहाँ ग्राउंड पे रोकने वाला फोर्स कोई है नहीं, और यहाँ पे लॉकिंग है, क्योंकि आप जानते ही ये रफ है सरफेस, तो ये बॉडी चलेगी तो इसको चलना ही पड़ेगा, ये तय, क्योंकि यहाँ लॉकिंग है और इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, ग्राउंड पे स्मूथ है, इसीलिए इसके साथ इसको चलना है। अब ये अलग बात है कि साथ साथ चलना है या नहीं, ये आगे की बात है। ठीक, तो चले मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि जब इस फोर्स को लगाएंगे तो होगा क्या। ये देखिए, ये पूरा सिस्टम एक्सलेट कर रहा है, ठीक है, एक्सलेट कर रहा है। एक तो ये केस हुआ इसमें मोशन का, एक तरीका ये हुआ, ठीक। और एक तरीका और हो सकता है मोशन का, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। पहले ये देख ले कायदे से। इसमें देखिए दोनों बॉडीज जो है ये साथ साथ चल रही, ठीक। एक और मैं दिखाता हूं आपको। अगर इस फोर्स को थोड़ा बढ़ा दें, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए पिछले वाले से इसमें क्या फर्क दिख रहा है, आप देख रहे हो ये ऊपर वाली बॉडी इस नीचे वाली बॉडी से या ब्लॉक से
ज्यादा तेज भाग रही है। इसीलिए जानते हैं सिस्टम में एक नहीं दो एक्सेलेरेशन आ गया है। एक एक्सेलेरेशन A1 M1 बॉडी पे और एक एक्सेलेरेशन A2 M2 बॉडी का, और दोनों डिफरेंट है। A1 A2 से ज्यादा दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाली बॉडी नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड कर रही है। ठीक, जरा फिर से पिछला केस देखें। पिछले केस में ये पूरा सिस्टम एज ए होल एक एक्सेलेरेशन से चल रहा था, एक साथ चल रहा था। ये देखिए, फर्क देखिएगा। ठीक, लेकिन दूसरा केस जो आया उसमें जब फोर्स ये बढ़ाया गया तो सिचुएशन ये हो गई। अब आपको कंडीशन समझ में आएंगी। कंडीशन ये होगा कि अगर पहले वाले केस को हम देखें तो पहला वाला केस जो होगा ये है ना, इसमें पूरा सिस्टम साथ चलने से यहाँ पे इस सरफेस पे कोई रगड़ नहीं पैदा हो रही है, रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। रिलेटिव स्लाइडिंग आप समझ रहे हैं ना, रिलेटिव स्लाइडिंग ये होता है ये आपस में एक दूसरे सरफेस पे, इस सरफेस पे इसका चलना है। ये देखिए रिलेटिव स्लाइडिंग है। कहने का मतलब है कि जैसे एक केस ये है कि ये नीचे वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला, तो ये दोनों साथ चल रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन जो फ्रिक्शन की होगी वो आप देखो, यहाँ आपस में ये सरफेस, भाई फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी होती है? सरफेस की। तो ये सरफेस आपस में लॉक्ड है और साथ साथ चल रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां कंडीशन फ्रिक्शन की स्टैटिक है। और अगर ये सिचुएशन हो जाए, ये देखिए एक सरफेस पे दूसरा ऐसे रगड़ खाने लगे, तो जानते हैं ये रगड़ होने के कारण ये रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई। रिलेटिव स्लाइडिंग मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा आगे भाग रहा है। जानते हैं यहाँ रगड़ होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक क्रिएट होगा। यही फर्क है दोनों में। तो इसमें आप ये देखो, ये जो पहला केस दिख रहा था इसमें ये रिलेटिव स्लाइडिंग ना होने से यहाँ लॉकिंग प्रॉपर डेवलप हो गई है, आपस में रगड़ नहीं है। ये कंडीशन आप स्टैटिक बोलोगे। ठीक, फ्रिक्शन की। मैं ये कहूँ आपसे कि ये स्टैटिक है, ठीक है। अभी तक आपने ये पढ़ा था कि स्टैटिक कंडीशन तब होता है जब बॉडी रुकी रहे। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन बॉडी के रुकने का है, लेकिन फ्रिक्शन का स्टैटिक कंडीशन क्या? फ्रिक्शन बेसिकली बॉडी पे नहीं, बॉडी के सरफेस पे होता है, और उस सरफेस पे फ्रिक्शन का प्रभाव जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है। अगर पूरा सिस्टम एज ए होल चल रहा हो तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन, भाई ये पूरा सिस्टम एज ए होल चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक कंडीशन का हो। पर देखिएगा, आप ये मत इंतजार करें कि सिस्टम रुका रहेगा तब यहाँ पे फ्रिक्शन जो है स्टैटिक कंडीशन का होगा, है ना। यहाँ देखें, यहाँ पूरा सिस्टम एज ए होल चल रहा है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन कौन सा है? फ्रिक्शन है स्टैटिक कंडीशन का। ये पूरा सिस्टम काइनेटिक में है, मतलब मूविंग कंडीशन में है, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन का जो यहाँ पे प्रभाव है, सिस्टम होने दे, सिस्टम को चलने दे, सिस्टम काइनेटिक कंडीशन में है, लेकिन यहाँ रिलेटिव स्लाइडिंग ना होने से यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक कंडीशन का है। ठीक, और वहीं पे यहाँ कंडीशन फ्रिक्शन की काइनेटिक है, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई। ये फर्क है। अभी तक जो पिछले केसेस हम लोगों ने पढ़े थे उसमें यही था कि एक बॉडी होती थी, उस पर फोर्स लगाया, अगर वो नहीं चला तो कंडीशन स्टैटिक हो गया, और चला तो काइनेटिक। तो अभी तक ये नहीं ध्यान आया था हम लोगों को, हम बॉडी या सिस्टम के चलने ना चलने से ही कंडीशन डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अब ध्यान दें, अब स्पेशलिटी इस केस की यह है कि सिस्टम के चलने के बावजूद भी कंडीशन फ्रिक्शन का स्टैटिक है। ये ध्यान देने वाली बात। ठीक है, तो चले यहां पे डिफाइन करता हूं अब इस बात को कि ये जो केस है ना, ये जो केस है ये है स्टैटिक एंड लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग की क्यों बोल दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिटिंग भी स्टैटिक का ही लिमिट है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाता है। तो दोनों केस में क्या होगा, मतलब अगर ये स्टैटिक या लिमिटिंग कंडीशन है तो इन केसेस में ये पूरा सिस्टम एज ए होल एक एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक, आपने देखा ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसीलिए ये कंडीशन या तो स्टैटिक हो सकती है या लिमिटिंग हो सकती है फ्रिक्शन की। यहां तो फ्रिक्शन की बात ही नहीं करनी, स्मूथ है।
तो बोथ दी बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन ए, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। और अगर काइनेटिक कंडीशन आपको देखनी है तो काइनेटिक कंडीशन में आप फोर्स बढ़ाओगे तब ये क्रिएट होता है, और वो ऐसे होगा कि इसमें m1 बॉडी m2 बॉडी के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा एक्सेलरेशन से भाग रही होगी, जिसपे मेन फोर्स लगा है ना वो आगे भाग रहा होगा। मतलब इसमें एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का सेम नहीं होगा, बॉडीज का अलग अलग होगा। अपर बॉडी स्लाइडिंग ऑन दी लोअर बॉडी, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक कंडीशन डेवलप हो गई है। फिर वही कहूंगा कि यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की बात नहीं करनी है क्योंकि ये स्मूथ है यहाँ पे, तो यहाँ रिलेटिव स्लाइडिंग होने से ये कंडीशन काइनेटिक फ्रिक्शन की है। अपर बॉडी स्लाइडिंग ऑन द लोअर बॉडी एंड A1 इज ग्रेटर देन A2, ऊपर वाला एक्सेलरेशन नीचे वाले से ज्यादा है तभी तो इसके रिलेटिव ये बॉडी आगे चली गई। ये होता है यहाँ पे पहचान। ठीक, तो चलते हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि इन कंडीशंस को हम पहचानेंगे कैसे। केस उठाता हूं मैं, कंडीशंस को हम पहचानेंगे कैसे और फिर इन एक्सेलरेशंस को या फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड कैसे करते हैं, तो उस पर डिस्कशन आगे बढ़ता है। देखिए कैसे, उसके स्टेप्स मैं दिखाता हूं। तो इसमें क्या होता है कि लेट द कंडीशन बी लिमिटिंग। भाई ऐसा होगा ना, फिर से वापस आता हूं मैं जरा मेन सिस्टम पे जो शुरू में आपको दिखाया गया था। ये एग्जामिनर क्या करेगा, इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा, उसमें ये फोर्स डिफाइन कर देगा, मास डिफाइन कर देगा बॉडी का, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन कर देगा। अब चूंकि फोर्स ने लगा दिया तो क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें यही कहेगा कि बताएं यहाँ पे फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है, यही तो अननोन होगा ना, फ्रिक्शन कितना डेवलप हो रहा है और बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या है। अब ये बातें जो है, जो अननोन्स हैं, फ्रिक्शन और बॉडी का एक्सेलरेशन, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप कंडीशन पता लगाओ। भाई कंडीशन पता लगाओगे तो फ्रिक्शन फोर्स आप बता पाओगे, कंडीशन पता लगाओगे तो एक्सेलरेशंस बता पाओगे। भाई आपने देखा कि अगर स्टैटिक कंडीशन है तो उसमें दोनों एक्सेलरेशन सेम है दोनों बॉडी के, और काइनेटिक कंडीशन हो गया तो फिर एक्सेलरेशंस डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन तो मालूम होना चाहिए ना, कंडीशंस गिवन नहीं होंगे। अगर गिवन है तब तो कोई बात नहीं है, कंडीशन गिवन होने में वो कह देगा एग्जामिनर की पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, ओके, कंडीशन डिफाइंड होगी स्टैटिक या लिमिटिंग। ठीक, एग्जामिनर कह सकता है कि भाई ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी पे स्लाइड कर रही है, ओके, कंडीशन डिफाइंड हो गया काइनेटिक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ना बोले तो, सिर्फ फोर्स दे दिया उसने, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फोर्स दे दिया, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि कंडीशन कौन सी है। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए मैं स्टेप्स दिखाता हूं आपको। ठीक, तो ऐसे केसेस में जिसमें कंडीशन ना डिफाइंड हो, उसमें सबसे पहला काम है कि आप एक कंडीशन एज्यूम करके चलो, कौन सा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है लिमिटिंग। कि लेट द कंडीशन बी लिमिटिंग। मान लें उस सिस्टम पे लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक, तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, तो मैं दिखाता हूं आपको इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा हो जाएगा लिमिटिंग कंडीशन में। देखिए ये M1 बॉडी और ये M2 बॉडी, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन लिमिटिंग ले दी, ये तो आप जान ही रहे हो मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, इस बॉडी पे अगर इधर पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा तो इसमें आगे की तरफ उतना ही फ्रिक्शन आ जाएगा। आप ये सीख ही चुके हैं कि मेन बॉडी को ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है। शुरू में ही जब मैं फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर रहा था तो इसी तरह का सिस्टम लेके चला था मैं। तो ये फ्रिक्शन जो है एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मेन फोर्स है, उसका ये रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन अपोज करेगा, और जिस बॉडी पे नहीं है फ्रिक्शन फोर्स उसमें इसका रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसे सपोर्ट करेगा। इसको यही तो चला रहा है, ठीक। अच्छा, एफआर मैक्सिमम हो गया। एक्सेलरेशन आप क्या करोगे, A1 और A2 एज्यूम करोगे अलग अलग। देखिए हम मानते हैं कि आपने लिमिटिंग कंडीशन एज्यूम की है, लेकिन आपको पता नहीं ना है, ये तो एज्यूम किया है ना, तो आपको चेक करना है। और चेक जो है कंडीशन का A1 और A2 एक्सेलरेशन से ही होता है। तो इसमें आप A1 और A2 आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लो, मतलब अपनी तरफ से क्या, ये अननोन एज्यूम कर ले। इन्हीं को तो फाइंड करना है, इन्हीं से तो चेक होगा ये वास्तविक कंडीशन क्या है, ठीक। जानते हैं अभी आप जब चेक करेंगे A1 A2 कैलकुलेट करेंगे ना,
तो उसमें पता चल जाएगा कैसे। अगर मान ले A1 A2 बराबर आ जाते हैं, आपने कंडीशन लिमिटिंग मानी है, लिमिटिंग कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, और बाई चांस दोनों एक्सेलरेशन सेम आ गया तो सेटिस्फाइड हो गया कंडीशन। और कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, ठीक, तो यहां पे क्लियर है कि कंडीशन लिमिटिंग ही हो जाएगी, कंडीशन लिमिटिंग हो जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन अगर A1 और A2 बराबर नहीं हुए तो फिर कंडीशन लिमिटिंग नहीं होगी। भाई लिमिटिंग कंडीशन में भी तो बॉडीज साथ साथ चलती है ना, तो यही तो पहचान होगी। लिमिटिंग माना, अब आप चेक करो लिमिटिंग में ये दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं बराबर आया तो इसका मतलब आपने गलत एज्यूम किया है। अब गलत एज्यूम किया है तो बात स्पष्ट है कि या तो कंडीशन स्टैटिक होगी या काइनेटिक, तो उसमें दो केस बनेंगे। अगर A1 और A2 बराबर नहीं हुए तो या तो A1 A2 से ज्यादा होगा या A1 A2 से कम होगा, यही तो होगा। बराबर नहीं हुए तो दो बातें हो गई उसमें। एक तो भाई बराबर होने पे तो बात खत्म हो गई, लिमिटिंग हो गया, और अगर बराबर नहीं हुआ तो या तो कंडीशन स्टैटिक है या काइनेटिक, और वो तभी होगा जब A1 A2 के दो कंडीशंस या तो A1 A2 से कम है या A1 A2 से ज्यादा है। ये किसी न किसी कंडीशन को बता रहा है, वो मैं अभी बताता हूं कि कैसे आप पहचानोगे। ठीक, चलो, तो पहला काम है कि अब फ्री बॉडी डायग्राम से आपको A1 A2 निकालना है। तो चले यहाँ पे इक्वेशन में लिखना शुरू करता हूँ। ये देखें, इक्वेशन हुआ इस बॉडी के लिए M1A1 इज इक्वल टू F माइनस FR मैक्सिमम, न्यूटन लॉ से। अब FR मैक्सिमम आप जानते हैं म्यू एस आर होगा, FR मैक्सिमम इज म्यू एस आर, ठीक, ये खूब अच्छी तरह आप जानते हैं, ये लिख दिया हमने। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन, ओके, चले R यहाँ पे रखा जा रहा है हमारे ख्याल से। देखिए ये R जो है वो M1G के बराबर होगा। R कहाँ पे, R इस सरफेस पे ना जहां पे फ्रिक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे नहीं, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेट होगा M1G इसका, इस बॉडी का, उसी से R आएगा। तो R इज इक्वल टू M1G, तो यहाँ पे देखिए रख दिया गया है ये R इज इक्वल टू M1G, ये रख दिया है ना। और यहां से कैलकुलेट कर लिया, जब ये रख दिया आपने इसमें, इस इक्वेशन में, तो यहां से A1 कैलकुलेट करना है, ठीक। तो पहले वाले फ्री बॉडी डायग्राम से A1 निकाल लिया आपने। अच्छा, अब दूसरे वाले से A2 निकालना है, तो M2 A2 इज इक्वल टू FR मैक्सिमम। तो M2 A2 इज इक्वल टू म्यू एस आर यानी कि FR मैक्सिमम, या फिर म्यू एस आर इज M1G, ठीक, ये M1G हो गया, R इज M1G, ठीक। यहां से आप A2 निकाल लो, ठीक है। अब A1 A2 आपने निकाल लिया एक बार, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और उसी से सिस्टम के कंडीशंस का पता चलेगा, ठीक। तो कंडीशन ऐसे हुई आपकी कि मान लें A1 और A2 आपने कैलकुलेट किया और इंसिडेंटली ये बराबर निकल गए। बराबर निकल रहे तो बड़ी खुशी की बात है। अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन आपने मानी थी, लिमिटिंग कंडीशन, वो सही है, तो कंडीशन इज लिमिटिंग। तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, A1 A2 सही हो गया, वही आंसर हो जाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स आप म्यू एस आर लिख ही दोगे। लेकिन अगर ये सेम नहीं हुए तो बात आगे बढ़ जाएगी। कैसे? इफ A1 इज लेस देन A2, अब देखिएगा अगर A1 A2 से लेस हो गया, इसका मतलब है कि कंडीशन लिमिटिंग नहीं है। तो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दो बातें होती हैं। अगर A1 A2 से ऊपर वाली बॉडी, मेन बॉडी, अगर नीचे वाली बॉडी से एक्सेलरेशन कम रखे, मेन बॉडी हम उसे बोल रहे हैं जिससे मेन फोर्स लग रहा है, तो अगर वो कम हो गया तो आप समझ लें कि कंडीशन फिर लिमिटिंग ना होते हुए स्टैटिक होती है, स्टैटिक कंडीशन। अच्छा, इसमें दो बातें होती हैं, या तो A1 A2 से कम हो या निगेटिव आ जाए। निगेटिव का मतलब है कि इधर होने के बजाय इस तरफ आ जाए, उल्टा कैलकुलेट होने में, ठीक। अगर ये निगेटिव आ गया तो ये दोनों बातें बताती हैं कंडीशन इज स्टैटिक। कंडीशन पहचान में आ गई, ठीक। और अगर बाई चांस A1 A2 से ज्यादा आ जाता है, मतलब A1 की वैल्यू A2 से ज्यादा आ गई, तो वो आगे भाग रहा है। तो अगर ऐसा हो गया तो कंडीशन फिर काइनेटिक होती है। तो मेन बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ नीचे वाली बॉडी जिसे फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है उससे, उसके एक्सेलरेशन से कंपेयर करें।
तो ये बात आप ध्यान में रखें, ये डिफाइन करेगा कंडीशन। अच्छा, अब बात आती है कि अगर A1 A2 बराबर हो गए तो कंडीशन हमने ये मानी थी लिमिटिंग और सही साबित हो गया, तो यहीं पे सब आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो जानते हैं फिर फ्री बॉडी डायग्राम बदलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो गया आंसर फिर यहीं पे A1 A2 नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने कंडीशन गलत मान ली है तो ये एक्सलेशंस नहीं हो सकते। और अगर ये नहीं हो सकते तो ये फिर बता क्या रहे हैं? बस बता के चले जाएंगे भाई हम नहीं हो सकते, लेकिन हम इतना बता के जा रहे हैं कि कंडीशन कौन सी होगी तो आप सही कर लो। तो जानते हैं अगर ये सिचुएशन हो गई तो आपको यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बदलना पड़ेगा, स्टैटिक कंडीशन का फ्रिक्शन फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा Fr, जो कि अननोन होता है। और A1 A2 को आपको सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में A1 A2 डिफरेंट नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, और अगर बाई चांस कंडीशन काइनेटिक हो गई तो फ्रिक्शन पता चल गया, अब ये फ्रिक्शन म्यू के आर होगा, म्यू एस आर नहीं म्यू के आर, तो वो बदलिए और A1 A2 डिफरेंट होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए।